हेलो दोस्तों, मैं संजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईवी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पार्ट वन में काफ़ी कुछ देखा था। अब इसके बाद में आज जो क्लास होने वाली है ये आपकी पार्ट टू रहेगी। इसके बाद में भी अभी कई पार्ट आने बाकी हैं। दोस्तों, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये वन लाइनर क्लास है। ये वन लाइनर क्लास है और जो वन लाइनर कंटेंट दिया जा रहा है वो सारा कुछ पीवाईक्यू बेस्ड है। मतलब कि जो पहले विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ वन लाइनर के थ्रू दे रहे हैं। जितना भी कंटेंट है वो हमारे द्वारा रिटन फॉर्म में लिखा जा रहा है। मतलब ये जान लीजिए कि एनालिसिस करके ही जो भी डेटा दिया जा रहा है वो सारा कुछ एनालिसिस करके ही दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने जैसे कि पहले वीडियो में ही बताया था कि जैसे ही आपकी ये वन लाइनर सीरीज कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में हम क्रमबद्ध तरीके से पूरे यूपी को कवर करेंगे। सारा कुछ कवर करेंगे, यूपी की स्थिति से लेकर के जो भी है स्थिति है, जलवायु है, कृषि है, सब कुछ विधिवत हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे साथ में जो भी बिगनर हैं, मतलब कि जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यही कहना है कि आप लोग पहले वन लाइनर को कवर कर लीजिए, जिससे कि ये समझ डेवलप हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम में, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वही अभी वन लाइनर करवाया जा रहा है। इसके बाद में ये 4-5 पार्ट आने हैं। इसके बाद में यूपी को कायदे से मतलब हम लोग करेंगे, एक एक चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करते रहेंगे। तो आप लोग एक विश्वास के साथ हमसे जुड़िए और बस आप लोग इतना विश्वास बनाए रहिए जितना डेटा दिया जा रहा है वो सारा कुछ रेलेवेंट है। मतलब कि सब जो पेपर में पहले पूछा जा चुका है वही डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आगे। दोस्तों, आज हमने डेटा में थोड़ा और भी ज़्यादा सुधार किया है। मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ देखेंगे परिवहन और संचार से जो पीवाईक्यू बने हैं उनको हम एक साथ देख ले रहे हैं। इसके बाद में जैसे जैसे टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज आए हैं, जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर करते चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवहन और संचार में बस इतने ही क्वेश्चन बने हैं या इतने ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी कुछ ज़्यादा मैटर काफ़ी कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो जो पीवाईक्यू पीछे मतलब पूछे गए हैं हमने उन्हीं को कवर किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय लंबाई। तो अगर हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर में है, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्रम में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद में देखेंगे प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 89 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यूपी से गुजर रहे हैं यूपी से गुजर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है। तो 1972 1972 में। ये इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो भी परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलती हैं उनमें देखा होगा इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये वही है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो हम इसको याद रखेंगे 1972 में। आगे देखेंगे हम। अब इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारा डेटा था जो हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो डेटा विगत वर्षों में पूछा नहीं गया था। जो पूछा गया था हमने वही यहाँ पर रखा है। आगे देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में कई बार पूछा गया है। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई, तो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 593.947 किलोमीटर, ये इतनी लंबाई है इसकी। अच्छा, इस पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट और कहाँ तक, कहाँ तक। तो इसको आप लोग एक बार चेक करिएगा, जिससे थोड़ा आप लोग भी एक्सप्लोर करें। और उसके बाद में जब हम यूपी पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे तो एक एक चीज़ें विधिवत कंप्लीट करवाएंगे। अगर गंगा एक्सप्रेसवे को पढ़ा रहे हैं तो ये देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है,
वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, मतलब कितने ज़िलों से होकर गुजरा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 296.07 किलोमीटर। दोस्तों ये जो डेटा दिया जा रहा है, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए। ऐसे मान लीजिए कि एक कोई पेज है, तो पेज में आप बीच में ऐसे लाइन खींच लीजिए, तो जो डेटा है एक ही पेज में सब आता जाएगा। ऐसे ऐसे आप लिखते जाएंगे, सही रहेगा। तो आपके कम पेज में ज़्यादा डेटा जब रहेगा तो आपको पढ़ने में भी सही लगेगा और चीज़ें याद भी जल्दी जल्दी होंगी। और आप लोग अगर एक से दो बार या दो तीन बार वीडियो देख लिया करेंगे, तब भी डेटा आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो 340.824 किलोमीटर। उसके बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसको हम लोग बोलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, तो इसकी लंबाई कितनी है, 302.22 किलोमीटर। उसके बाद में यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 165.537 किलोमीटर। ये अच्छा, ये देखो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यहीं के बाद से ये आगरा एक्सप्रेसवे यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, ये देखिए हम आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मतलब जब यमुना एक्सप्रेसवे का विकास हुआ था उस समय प्राधिकरण बनाया गया था, अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। तो वो कब बनाया गया था, तो 2001 में। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये कब बना है, 2004 में। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश फर्स्ट रेलगाड़ी कब कब चली है, तो 1859 में। कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद टू कानपुर। इलाहाबाद मतलब कि जो प्रयागराज, इस समय का प्रयागराज से कानपुर तक चली थी। और उसके बाद में हम देखेंगे सर्वप्रथम हवाई डाक कहाँ से, इलाहाबाद टू नैनी। इलाहाबाद मतलब यहाँ भी प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज से नैनी। कब हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 1911 में। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, देखिए अब यहाँ भी बहुत सारा डेटा था, लेकिन हमने वो सब हटा दिया, क्योंकि वो विगत वर्षों में पूछा नहीं गया था, तो इसीलिए हमने वो हटा दिया। क्योंकि यहाँ पर जो भी वन लाइनर डेटा दिया जा रहा है वो सब विगत वर्षों में पूछा हुआ डेटा दिया जा रहा है। आगे देखिए, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप लिखेंगे अपने नोट्स में तो बस बहुत छोटा डेटा है ये। आगे देखेंगे भाषाई जनसंख्या प्रतिशत, ये भी 2011 का डेटा है। ये मतलब जो सेंसस हुई थी 2011 का, तभी का डेटा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कहने मतलब कि ये है कि कितना जनसंख्या कौन सी भाषा बोल रही है। तो हिंदी कितना प्रतिशत लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 94.08% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। उर्दू कितना बोल रहे हैं, तो 5.42% उर्दू बोल रहे हैं। और पंजाबी 0.25 लोग, और बंगाली 0.12%। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए क्रम वाले, तो उनमें क्वेश्चन बना हुआ है पहले। उसके बाद में उनमें क्वेश्चन बना हुआ है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि एक बार क्वेश्चन ये भी बना है, ये वाला इस पे हिंदी पर, कि ये हिंदी लैंग्वेज कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 94.08%। इस तरीके से हिंदी के बारे में पूछा गया था, तो आप हिंदी को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने प्रतिनिधि दिया है, जो हम लोगों के द्वारा प्रतिनिधि बनाए जाते हैं,
उनके बारे में। तो इनमें आप लोगों को कुछ डेटा पहले से पता भी है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80। कितने हैं? 80। अच्छा, इसको अगर नोट करना है अपनी नोट्स में तो ऐसे कर लीजिए। मैं लोकसभा है तो भाई लोकसभा को हम एल कर सकते हैं। एल कितने हैं? 80। ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा, तो आर कितने हैं? आर हैं 31। और उसके बाद में विधानसभा, विधानसभा सदस्य कितने हैं? वी कितने हैं? 403। और ये विधान परिषद, वीपी कितने हैं? तो वीपी हैं 100। उसके बाद में हम आगे कृषि के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं। यहाँ पर कृषि के बारे में भाई देख लेते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? मतलब जो अपना उत्तर प्रदेश है उसको कितने कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है। और ये देखिए इम्पॉर्टेंट योजना है, किसान बही योजना है, एकदम इम्पॉर्टेंट योजना है ये। तो यहाँ पर पेन चेंज कर ले रहे हैं। किसान बही योजना, किसान बही योजना कब आई थी? तो 1992 में। चकबंदी योजना, ये भी कई बार पूछा गया है। चकबंदी योजना कब आई थी? 1954 में। और ये देखिए सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। ये कब शुरू हुई थी? 1830 में। कब शुरू हुई थी? 1830 में। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 18 जून 2001 को। ये जो सन है, सन जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद में ई डिस्ट्रिक्ट योजना ये 2009 में चालू हुई थी। उसके बाद में राज्य दुग्ध परिषद, यहाँ पर राज्य दुग्ध परिषद जो है ये हमने छोड़ दिया था। तो राज्य दुग्ध परिषद जो है ये 1976 में 1976 में बना था राज्य दुग्ध परिषद। आगे देखेंगे ये देखिए सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत विवरण। इसे कई बार क्वेश्चन बना है, इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसे कई बार क्वेश्चन बना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये डेटा इम्पोर्टेंट है। तो नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है अपने उत्तर प्रदेश में? तो 73.9% नलकूप से की जाती है। नहर से कितना की जाती है? 15.88%। और कुआं से तो 9.1%। और तालाब और झील को अगर मिलाकर देखा जाए तो कितना होता है? 0.6%। और अन्य मतलब अदर सोर्स जो होते हैं तो उनसे कितना होता है? 0.6%। उसके बाद में आगे हम देखेंगे थोड़ा सा ये वन एवं वन्य जीव। अब देखिए वन एवं वन्य जीव बहुत बड़ा है। अगर हम इसको जब कायदे से क्लास करेंगे तो ये बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने वन्य जीव हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन सबको कवर हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस यही है कि वन लाइनर है तो इनको हम देख ले रहे हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बने हैं तो उनको एक बार हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम उत्तर प्रदेश कुल वृक्षावरण और वनावरण प्रतिशत कितना है। तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक एरिया अगर हम कह दें कि 100% है भौगोलिक एरिया, तो उसमें से 9.23% क्या है? ये वृक्षावरण है। तो वही यहाँ पर दिया गया है भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 9.23%। उसके बाद में अब इनमें देखेंगे हम अधसघन वन कितना है भाई। जो अधसघन मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, घने वन हैं। सघन का मतलब घने होता है, डेंस। तो अधसघन वन कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए ये जो डेटा दिया गया है वर्ग किलोमीटर में 2626.61 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर अधसघन वन जो है जब भी पूछा गया तो ये पूछा गया प्रतिशत में, मतलब कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर डेटा हमने दे दिया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ये प्रतिशत में है इसको ज़रूर ध्यान रखें। खुले वन सबसे ज़्यादा हैं इसमें वृक्षावरण का वनावरण को देखें तो खुले वन ज़्यादा हैं। उसके बाद में हम देखेंगे आगे
वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? 31 है। कितने हैं? 31 है। और वन्य जीव विहार कितने हैं? 11। वहीं पक्षी विहार कितने हैं? 15, मतलब 15। और राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। आगे हम देखेंगे टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ जो बफर जोन है। उसके बाद में एलिफेंट रिजर्व, मतलब ये हाथी संरक्षण, तो ये कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद में देखिए, ये देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पर, ये डेटा दिया गया काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। इसको एक बार आज सही से आप क्लियर कर लेंगे। जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा है ये। चंद्रप्रभा ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ये कब बना था? 1957, 1957 में। उसके बाद में सबसे बड़ा की अगर बात करें, ये देखिए सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा वन्यजीव विहार तो कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है? ललितपुर में। ये ललितपुर में है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे सबसे बड़ा पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में है। उसके बाद में हम देखेंगे सबसे छोटा पक्षी विहार। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सीरीज जो चल रही है, ये देखिए वन्य जो अभ्यारण्य वगैरह जो भी कई बार पूछे गए हैं, यहाँ तक हमने कवर किया। अच्छा, वन्य जीव अभ्यारण्य में ऐसा नहीं इतने ही क्वेश्चन बने, इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कई बार पूछे गए हैं, उनकी लोकेशन पूछी गई है, वो कहाँ पर हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर सीरीज बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने उनको इस सीरीज में इस पार्ट में कवर नहीं किया है। जब हम यूपी स्पेशल पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे तो उनमें सारे वन जो अभ्यारण्य को, सारे पक्षी अभ्यारण्य को, उनको सबको एक साथ देख लेंगे। तो ये जो वीडियो थी पार्ट 2 यहीं तक था। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि जो भी डेटा दिया जा रहा है वो पेपर में मतलब इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।